हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार की क्लासेस। डेट आज की 26 मार्च 2021 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट न्यूज़ है कि आरबीआई की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है कि अभी ये जो कोविड-19 केसेस फिर से आने लग गए हैं ना, बोले इसका असर हमारी ग्रोथ रेट पर नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रोकने का अभी बिल्कुल भी कोई मूड नहीं है। तो यही स्टेटमेंट बताया जा रहा है, इसी स्टेटमेंट को एलाबोरेटली बताया जा रहा है। दूसरी न्यूज़ है इधर कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ढाका की विज़िट पे गए हुए हैं। तो ढाका बांग्लादेश की कैपिटल, बांग्लादेश को लिबरेट हुए या कह सकते हैं इंडिपेंडेंट हुए, आज 50 साल कंप्लीट हो गए। ये 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। उसी के साथ साथ में 100 साल हो गए वहाँ के जो फादर ऑफ नेशन जिनका नाम मुजीबुर रहमान, ठीक है, तो उनके भी 100 साल हो गए जन्म को, तो उसको लेकर के। और इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप को भी 50 साल हो गए। तो इस तरीके से ये तीन मौके हैं इम्पोर्टेंट। उसके चलते इंडिया के जो लीडर हैं उनका बांग्लादेश में विज़िट करना, और साथ में बांग्लादेश के जो इम्पोर्टेंट स्टैब्लिशमेंट लीडर्स हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट देना कि इंडिया एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नेबर है अगर बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। तो एक ये न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है कि इंडिया को द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेबर के नाम से कंसिडर किया जा रहा है। तो फ्रंट पेज पे हैं सिर्फ 2 न्यूज़, आगे चलते हैं। फिर दूसरे पेज पे न्यूज़ है ये वाली, जिसमें पार्लियामेंट को एडजॉर्न सिन डाई कर दिया है। एडजॉर्न सिन डाई का मतलब एडजॉर्नमेंट हो जाना, और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी है, जैसे लोकसभा की प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात करें तो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, और राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर की अगर बात करें तो वहाँ पर चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन होते हैं। तो उनके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा को अपने अपने हाउसेस को एडजॉर्न सिन डाई कर दिया। मतलब कोई डेट तो फिक्स की नहीं है, ना कोई टाइम फिक्स किया है, मतलब कोई डेट फिक्स ना करके एडजॉर्न, एक बार वर्किंग जो है बजट सेशन की उसको एक बार रोक दिया गया है। अब कब तक रोका गया है वो पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन पे काम करेगा, किसकी? इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। तो बेसिकली अभी क्या है, कोविड-19 केसेस आ गए और जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, वो खुद भी कोविड-19 पॉजिटिव आ गए। तो इसके चलते डिमांड की जा रही थी कि आप एडजॉर्न करो, सेशन को शॉर्टकट करो, ठीक है, बजट सेशन को। तो इसके चलते एडजॉर्न सिन डाई तो डिक्लेयर कर दिया है, और ये शेड्यूल से 13 दिन पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है, राइट। तो अब ये जहाँ तक है सेशन का, आप कह सकते हो एक तरीके से प्रोरोगेशन हो जाएगा। प्रोरोगेशन का जो एक तरीके से जो डिक्लेरेशन है वो प्रेसिडेंट करेंगे। अब आपके लिए छोटी सी टास्क है कि देखो एडजॉर्नमेंट मोशंस जो भी है ना, उनसे रिलेटेड जो भी कंटेंट आपको, जैसे पार्लियामेंट के बारे में हम लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे तो वहाँ पर एडजॉर्नमेंट मोशन कौन कौन सी होती है, किस कंडीशन में कौन डिक्लेयर करता है एडजॉर्नमेंट की मोशन, ठीक है, तो वो आपको वहाँ से देखनी है। बाकी यहाँ पर जो कंटेंट था वो हमने देख लिया। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में जब जब भी श्रीलंका के खिलाफ या श्रीलंका का जो ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर के यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में जितनी बार भी रेजोल्यूशन लाया गया है, तो इंडिया का क्या स्टैंड रहा है। तो बेसिकली इसमें अप्स डाउन्स फ्लक्चुएशन रही है। इंडिया ने कभी सपोर्ट किया है, तो कभी इंडिया एब्सटेन करता है, तो इंडिया कभी अगेंस्ट में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टैंड है। पहली बात तो ये कि 2009 के बाद में जब से LTTE, लिट्टे जिसको बोलते हैं, जो तमिल माइनॉरिटी की आवाज़ के लिए लड़ाई कर रहा था श्रीलंका में, इस ग्रुप के अगेंस्ट में श्रीलंकन गवर्नमेंट की जो जीत हुई थी 2009 में, उसके चलते फिर वहाँ पर जो सिविल वॉर चल रहा था वो ख़त्म हुआ, ओके। और सिविल वॉर जब ख़त्म हुआ उसके बाद में फिर श्रीलंका के ऊपर ह्यूमन राइट्स को लेकर के बहुत सारे ब्लेम्स लगाए जाने शुरू हो गए, और उन्हीं के चलते ये बहुत सारे रेजोल्यूशन आए हैं। तो एक एक रेजोल्यूशन में देखेंगे कि इंडिया का क्या स्टैंड रहा था, ब्रीफिंग ले लेंगे हल्की हल्की इस आर्टिकल की। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे फर्स्ट न्यूज़ है कि जो भी स्टार्टअप्स हैं, ओके, वो अगर अपने आप को लिस्ट करना चाह रहे हैं जहाँ से वो अपने बॉन्ड्स रिलीज़ कर सकते हैं, या फिर जो अपने शेयर्स में वो इन्वेस्ट कराना चाहते हैं, तो स्टार्टअप की जो लिस्टिंग रूल्स हैं उनको तो रिलैक्स किया गया है, और एग्ज़िट रूट जो है, कोई भी अपनी कंपनी को अगर बंद करना चाहे उस रूट को रिलैक्स किया है। ये मतलब हो गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने का तरीका, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो इन्वेस्टर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, जो कि 2000 प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क, जो कि IGP शॉर्ट में हम बोलेंगे, इसको लॉन्च तो देखो 2018 में कर दिया, बट अभी तक भी कोई भी स्टार्टअप इसमें अभी तक एनलिस्ट नहीं हो पाया।
तो अभी क्या रिलैक्सेशन किए गए हैं स्टार्टअप को लिस्ट होने में और क्या रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं एग्जिट रूट में, तो दोनों कंडीशंस को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो ये देखो क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, मान लो कोई कंपनी है वो दूसरी किसी कंपनी से लेन देन क्रिप्टो करेंसी के तौर पे कर रही है, राइट, तो उन ट्रांजैक्शंस को भी अब इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि जो अभी तक एक तरीके से देखो रुपीज़ में अगर हो रहा है ट्रांजैक्शन या जो भी एक लीगल टेंडर में या कहीं पर भी एक्सचेंज हो रहा है पैसे के रूप में, माल का लेना देना एक दो कंपनीज के बीच में या एमएसएमईज के एक बड़ी कंपनी के बीच में, तो अब क्या होगा कि अगर क्रिप्टो करेंसी या फिर ये जो कहते हैं ना ब्लॉकचेन बेस्ड कहीं पर भी कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो ट्रांजैक्शंस को भी अब डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन कंपनीज को। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें सेंस ये आ रहा है कि अब जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर है वो अब क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शंस, अब वो क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन कौन से, जो लीगल क्रिप्टो करेंसी है जो कि जिस पे काम भी किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, एक तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेकर के आना, और दूसरा कोई भी तरीके से अगर लेन देन हो रहा है दो कंपनीज के बीच में तो उसको भी कहीं ना कहीं ओपन अप लेकर के आना, जिससे कि वो अपनी जितनी भी टैक्स फाइल्स है, जितनी भी फाइलिंग है वो प्रॉपर कर सके, अपनी बैलेंस शीट को प्रॉपरली मेंटेन कर पाए। तो एक ये वाला आर्टिकल हम देखेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से टैक्स रिफॉर्म पर काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है, और वो भी किस पे, जो अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज होती हैं उन पे। अब बेसिकली कल परसों हमने देख लिया था कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनीज कौन सी होती है। अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज वो होती हैं जो सर्वे करती हैं, फिर उसके बाद में लोकेट करती है, डेटा इंटरप्रेट करती है, और फिर उसके बाद में क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस का जो एक्सप्लॉइटेशन करती हैं नेचर से। और डाउनस्ट्रीम वो कंपनीज है जैसे कि रिफाइनरी, अब वो क्या करेगी, उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके फिर मार्केट में पेट्रोल बेचेगी। तो जो यूजर से क्लोजनेस रखेगा वो तो डाउनस्ट्रीम कंपनी होती है, और जो नेचर से क्लोजनेस रखता है वो कंपनीज हो जाती हैं अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम कंपनीज को रिलैक्सेशन देने के लिए टैक्स रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। आज अगर इंडिया में हम देखें तो लगभग 85% जो क्रूड ऑयल की डिमांड है वो हमारी इंपोर्ट से पूरी होती है, और लगभग 55% नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो हम इंपोर्ट से फुलफिल करते हैं। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है वो जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। मोटी मोटी चीज़ें तो वैसे हमारी हो चुकी है, अभी आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड न्यूज़ है। नॉर्थ कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की हैं, और ये एक तरीके से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद पहली बार नॉर्थ कोरिया ने अपनी तरफ से सिग्नल दिया है कि भाई आप बताओ, डोनाल्ड ट्रंप ने तो हमें जो ट्रीटमेंट दिया वो तो ठीक है, पर बाइडेन साहब आप बताओ आपका क्या बिहेवियर रहेगा हमारे लिए। तो एक तरीके से ये अलार्म है, तरीका रिमाइंडर है कि भाई नॉर्थ कोरिया पे जो यूएसए ने सैंक्शंस लगा रखे हैं क्या उसमें रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं। और ये नॉर्थ कोरिया का एक कॉमन ट्रेंड है कि यूएसए में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है तो नॉर्थ कोरिया सबसे पहले अपनी अटेंशन लेने की कोशिश करता है, राइट। तो दूसरी न्यूज़ यहाँ पर है कि चाइना में क्या सिंजियान जो रीजन है वहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों के अगेंस्ट में जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने चाइना पर सैंक्शन लगा दिए। अब वो सैंक्शन लगा दिए चाइना पर, तो चाइना ने भी रिटेलिएट किया है कि जो भी फॉरेन ब्रांड्स चाइनीज सॉइल पे काम कर रहे हैं उन पर सब पर अटैक करना शुरू कर दिया है चाइना के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एक तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा एक न्यूज़ यहाँ पर आप देखो कि जो आप देखोगे, एक बार मैं मैप बना करके आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर अफ्रीका का मैप आप देखो तो इस तरीके से कुछ बनता है, ठीक है। इधर से ये सऊदी अरब वाला ये रीजन आ गया और ये इधर से इंडिया आ जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, ये मेडिटेरेनियन सी आ जाता है ऊपर की तरफ। ये इस जगह पे है सुएज कैनाल, ठीक है। तो ये वाला जो ये जो इधर का जो पोर्शन है ना जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये है सिनाई पेनिनसुला, इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला, ओके। और इस तरफ है इजिप्ट। तो इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला से सेपरेट करने वाली ये जो कैनाल है ये है सुएज कैनाल। अब बेसिकली हुआ क्या, एक बड़ा कार्गो इधर फंस गया, तो उसके चलते क्या हो गया कि वो एक कार्गो फंस गया इस सुएज कैनाल में जो कि बहुत नैरो है। तो इसके चलते फिर बाद में दूसरे जो भी शिप्स थे ना वो निकल नहीं पाए इधर से, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो बेसिकली एक तो पॉइंट ये कि सिनाई पेनिनसुला, ये देखो सिनाई पेनिनसुला और इजिप्ट को अलग करती है सुएज कैनाल। दूसरा सुएज कैनाल जो है वो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देखी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड के लिए
आप कहोगे कि कैनाल कौन सी है, वो है पनामा कैनाल, ठीक है, जो कि कैरेबियन सी को कनेक्ट करती है ईस्टर्न पैसिफिक से। ओके, अब देखते हैं जो भी बचे हुए आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको डिटेल में। फर्स्ट न्यूज़ है कि आरबीआई की तरफ से फोरकास्ट आई है कि अभी जो कोविड-19 में सर्ज देखा जा रहा है, इसका ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है हमारी इकोनॉमी की रिकवरी रेट पे। ये बात कही है शक्तिकांत दास जी ने थर्सडे को, कि बोले नई जो कोविड की वेव आई है इसका इतना ज़्यादा असर नहीं रहेगा। और आरबीआई का जो फोरकास्ट है कि जो करंट फिस्कल ईयर है 2021-22 का, इसमें जो ग्रोथ रेट रहेगी इंडिया की वो 10.5% मेंटेन्ड रहने वाली है। तो देखो चीज़ें शॉर्ट टर्म में बता रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का मुद्दा है नहीं, बस इतना सा आपको पता हो जाए कि हाँ आरबीआई ने क्या स्टेटमेंट दिए हैं। साथ में रिकवरी की बात क्या की जा रही है, वी शेप्ड में क्या होता है कि इकोनॉमी जो डाउनफॉल में चली गई थी वो अब रिकवर कर रही है। ओके, दूसरी तरफ चलते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की विजिट पे गए हैं, क्यों गए हैं इसकी वजह हमने ऑलरेडी देख ली। तो बांग्लादेश की तरफ से एक लीडर हैं, एक डिप्लोमेट हैं जिनका नाम है गोवहेर रिजवी, फॉरेन अफेयर एडवाइज़र हैं, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को अपनी एडवाइस देते रहते हैं अपनी बातों पे, गोवर रिजवी, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर है हमारे लिए, ठीक है। और साथ में कुछ ऐसे मुद्दों पर भी इन्होंने जवाब दिए हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक तो एनआरसी जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप वाला जो है ना, जिसको लेकर के पूरी टेंशन भी है, मतलब चलती रहती है असम में, या फिर अभी इलेक्शंस की बात करो तो इलेक्शंस में तो ये फिर से हाईलाइट होनी शुरू हो गई है। तो तब जा कर के इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, बोले एनआरसी इंडिया का इंटरनल मैटर है, हमें पूरा विश्वास है, इन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया कोई भी गलती नहीं करेगा एनआरसी को इम्प्लीमेंट करने में। और अगर अच्छे से स्क्रूटनी होने के बाद में पता पड़ता है कि कुछ लोग बांग्लादेशी हैं जो कि इंडिया में रह रहे हैं, तो उनको अगर इंडिया हमें वापस देता है तो हम उनको बाइज्जत एक्सेप्ट करेंगे। तो ये चीज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉलिडारिटी को शो कर रहा है, ये की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ में ये कहा इन्होंने कि चाइना के साथ में हमारा जो रिलेशन है ना, वो जीरो सम गेम नहीं है। दैट मीन्स कि हम अगर चाइना के साथ में कोई रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं तो दूसरे किसी कंट्री को हम नुकसान पहुंचाएंगे, या फिर हमारे नुकसान को ध्यान में रख करके। और दूसरा इन्होंने एक चीज़ और बोले कि हम उतना ही कर्जा लेते हैं, उतना ही पैसा इन्वेस्ट कराते हैं चाइना जैसे कंट्रीज से, जितना कि हम लौटा सकें। यह हमने श्रीलंका, जिबूती, इन कंट्रीज से अच्छे से सीख लिया कि जो डेट ट्रैप में एक बार फंस जाते हैं तो कैसे अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने बहुत ही अच्छी बताई है। तो अभी फ़िलहाल देखो 50वीं एनिवर्सरी है बांग्लादेश के एक नेशन की तरह बनने में, और वहाँ के जो फादर ऑफ नेशन है शेख मुजीबुर रहमान, उनके 100वें जन्मदिवस के टाइम पे, और इंडिया बांग्लादेश के भी 50 साल हो गए रिलेशनशिप को कंटिन्यू चलते हैं। बाकी हमने जैसे सुबह आर्टिकल डिस्कस किए थे जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल में, तो उन्हीं को ये रिवाइज कर रहे हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पर भी इंडिया बांग्लादेश दोनों साथ में काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मुंबई में 26/11 का अटैक हुआ था, उसी तरीके से बांग्लादेश में, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में भी एक रेस्टोरेंट में अटैक हुआ था, उसमें बहुत लोगों की डेथ हुई थी। साथ में रेडिकल इस्लामिज़म को वहाँ पर पनपने नहीं दिया जा रहा है बांग्लादेश में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साथ में बांग्लादेश अपने आप को, मतलब बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बता रहे हैं, और साथ में म्यांमार का जो एटीट्यूड है उसको लेकर के भी कंसर्न शो कर रहे हैं कि जो रोहिंग्याज के साथ में बिहेवियर किया जा रहा है ना, कि आज 2 से 3 साल से ज़्यादा टाइम बीत चुका है, एक भी रोहिंग्या को अभी तक हम म्यांमार में नहीं भेज पाए हैं, और म्यांमार की सरकार ने, एस्टैब्लिशमेंट ने अभी तक भी एक्सेप्ट नहीं किया है। बट हमारे साथ में जो कुछ भी होगा, हमारी जो बातचीत होगी उसके हम कंक्लूजन को एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर लड़ रहा था वेस्ट पाकिस्तान के साथ में, उस टाइम पर इंडिया ने 10 मिलियन से भी ज़्यादा बांग्लादेशी रिफ्यूजीज़ को शरण दी थी। तो उस चीज़ को हम नहीं भूल सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप आप समझ सकते हो कि क्या माइंडसेट अभी बांग्लादेश में चल रहा है। तीस्ता वाटर रिवर को लेकर के, वाटर रिवर डिस्प्यूट को लेकर के, मतलब बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बट रियलिटी इनके हिसाब से ये कहनी है कि क्या एक वाटर प्रोजेक्ट के ऊपर अगर कंसेंसस नहीं बन पा रही, इसका मतलब सारे रिलेशनशिप थोड़े ना धूमिल हो गई, इसका मतलब ये नहीं होता। यहाँ पर इनका कहना एक ही है कि इस पर भी ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, और ड्राफ्ट तो ऑलरेडी रेडी है ही, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया एट यूएन ऑन श्रीलंका।
इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि अभी ट्यूसडे को इंडिया ने वोट देने से मना कर दिया, एब्सटेन कर दिया, जब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में श्रीलंका के अगेंस्ट में ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर के एक रेजोल्यूशन लाया गया। देखो, ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से बहुत बार अटैम्प्ट किए जा चुके हैं। उसी सीरीज़ में एक और रेजोल्यूशन है और आप देखोगे इस रेजोल्यूशन को बोला जा रहा है 46/L1 2021। ठीक है, इसमें बेसिकली 2009 में जब सिविल वॉर का एंड हुआ था ना श्रीलंका में, जब लिट्टे जो एक आतंकवादी ग्रुप था या आप कह सकते हो मिलिटेंट ग्रुप था जो कि तमिल माइनॉरिटी के लिए फाइट कर रहा था, उस ग्रुप के साथ में जो नॉर्मल सिविलियंस थे, तमिल सिविलियंस थे, उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव किया गया था। तो उस चीज़ को लेकर के आप देखोगे कि इंडिया ने अब की बार एब्सटेन कर दिया है कि बोला हम श्रीलंका के ना तो अगेंस्ट में जाएंगे ना फेवर में जाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है जब तमिल माइनॉरिटीज़ की बात आती है। अगर आप इंडिया का मैप देखो तो इस तरीके से मैप बने तो श्रीलंका यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से कनेक्ट, मतलब इंडिया के पास में। तो ये जो रीजन है ना, इधर वाला रीजन, ये पोर्शन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर तमिल माइनॉरिटी रहती है जो कि इधर तमिलनाडु के बिल्कुल पास में पड़ता है। तो इस तमिल माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर यहाँ पर पॉलिटिक्स ज़बरदस्त चलती है तमिलनाडु वाले रीजन में। ओके, तो अभी क्या है कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फुल्ली मेजोरिटी के साथ में है, तो अभी इन्होंने एब्सटेन कर दिया तो कोई इशू नहीं आया, या फिर वोट फेवर में करते तो भी इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट पहले क्या था, जब मनमोहन सिंह सरकार थी तब डीएमके जो कि वहाँ की तमिलनाडु की एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है, उसका सपोर्ट मिला हुआ था मनमोहन सिंह सरकार को। तो उस टाइम पर उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट में ही वोट करना पड़ा। ठीक है, अब देखो इंडिया का जो बिहेवियर रहा है ना इस पूरे मुद्दे के ऊपर 2009 के बाद में जितने भी रेजोल्यूशन श्रीलंका के खिलाफ आए हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर, तो वहाँ पर इंडिया का अप्स एंड डाउन्स ही चलता रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो 46/L1 2021 जो रेजोल्यूशन लाया गया है ना, इसमें इंडिया ने एब्सटेन कर दिया है कि हम वोट नहीं करेंगे। बेसिकली इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा, अब देखो ये पूरी डिटेल्स आप खुद से पढ़ सकते हो जो कि हमारे काम की है नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि श्रीलंका की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, क्या इन्होंने किया, कितना ज्यूरिसडिक्शन था, कितना नहीं था, वो सारी डिटेल श्रीलंका रिलेटेड है। जो मेन क्रक्स है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो 14 ऐसे कंट्रीज़ थे जिन्होंने एब्सटेन किया, वोट देने से मना किया, जिसमें जापान, इंडोनेशिया, बहरीन, नेपाल और इंडिया एक है ही। इसके अलावा 11 ऐसे कंट्रीज़ थे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया, मतलब श्रीलंका का फेवर किया। वो कंट्रीज़ थे चाइना, क्यूबा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, वेनेजुएला। और 22 ऐसे कंट्रीज़ थे जिन्होंने रेजोल्यूशन को फेवर किया, और उनमें वो कंट्रीज़ थे जो कि वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जिसमें यूके, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया और इसके अलावा मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे। इन्होंने क्या किया, श्रीलंका के अगेंस्ट में रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। रेजोल्यूशन S11 2009 2009 में रेजोल्यूशन आया था, उसमें भी यही मुद्दा था, और इस मुद्दे के ऊपर उस टाइम पे इंडिया ने अपना जो स्टैंड लिया था, उस स्टैंड में इंडिया ने फेवर किया था इस रेजोल्यूशन को। और ये रेजोल्यूशन किस लिए था कि श्रीलंका को 2009 तक जो सिविल वॉर का सामना करना पड़ा, उसकी वजह से जितना भी लॉस हुआ ना, उस लॉस के लिए हेल्प प्रोवाइड करी जाए, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, जिससे कि श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो अपने देश को फिर से एक तरीके से डेवलपमेंट की एक लाइन पे ले जा सके। तो एक तरफ तो श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस की डिमांड की जा रही थी, तो इसका सपोर्ट मिला, मतलब इंडिया ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। बट दूसरी तरफ इंडिया ने और बाकी जो कंट्रीज़ थे उन्होंने एक चीज़ कही कि बोला आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, और जो तमिल माइनॉरिटी है उनको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। तो इसके चलते 13th अमेंडमेंट एक्ट की बात भी की गई थी। तो कहने का मतलब श्रीलंका को तो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, और साथ में श्रीलंका को तमिल माइनॉरिटी को ऑटोनॉमी देने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 13 के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे करके इस मुद्दे को आप देखोगे कि अमेंडमेंट भी कर दिया गया, श्रीलंका को रिलैक्सेशन भी मिला, बट तमिल माइनॉरिटी को कोई ऑटोनॉमी नहीं दी गई। फिर देखो 19/2/2012 का जो रेजोल्यूशन था, ये रेजोल्यूशन यूएसए के द्वारा लाया गया था, और इस रेजोल्यूशन में पूरा का पूरा एक कंसर्न दिया कि इंटरनेशनल लॉज को वायलेट कर रहा है श्रीलंका, और इंडिया ने इस रेजोल्यूशन का फेवर किया था। इसके फेवर करने की वजह क्या थी, एक तो देखो जो 13th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था
उसको ना तो इम्प्लीमेंट किया गया। रही सही में उस टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट चल रही थी मनमोहन सिंह जी की, जिसको डीएमके का सपोर्ट था, जो कि तमिल पार्टी है, तो इसके चलते वो दबाव में थे और इंडिया ने श्रीलंका के अगेंस्ट में वोट किया। फिर अगेन 2013 में एक और रेजोल्यूशन आता है 22/11 का, और इस रेजोल्यूशन में भी फिर से इंडिया श्रीलंका के अगेंस्ट में ही खड़ा मिला। इसमें भी वही चीज़ थी, तमिलनाडु जो डीएमके थी वो प्रेशर बनाए हुए लगातार रेडी थी। फिर बात आ जाती है रेजोल्यूशन 25/1 2014। अब ये रेजोल्यूशन लाया गया तो साथ साथ में हमारे क्या मतलब श्रीलंका में क्या हो गया, सरकार भी चेंज हो गई थी फिर इसके बाद में, और इंडिया में भी जो सरकार थी वो नई थी, तो इसके चलते इंडिया ने वोट देने से एब्सटेन कर दिया। तो एक बार फिर से इंडिया ने अप्स डाउन्स की बात करी। फिर बाद में अभी 34/1 एंड 40/1, इसमें आप देखोगे एक और रेजोल्यूशन श्रीलंका के अगेंस्ट में लाया गया कि श्रीलंका ने जो कमिटमेंट दिए थे तमिल माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए, या फिर जो भी इंडिविजुअल इन्वॉल्व थे ह्यूमन राइट्स वायलेशन में 2009 तक के सिविल वॉर में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या कोई भी हो, उनको पनिश करने की जो डेडलाइन दी थी वो मिस कर गया था श्रीलंका का। ठीक है, तो उस मुद्दे पर भी श्रीलंका के अगेंस्ट में फिर से रेजोल्यूशन लाया गया। तो आपके लिए जो काम की चीज़ है ना, वो एक तो देखो इंडिया का स्टैंड क्या है। तो इंडिया ने देखो नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखा है, और साथ में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का कितना असर रहता है इंटरनेशनल रिलेशन में, वो आप यहाँ पे सीधा सीधा समझ सकते हो कि अभी जो करंट रिजीम है इसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इतना ज़्यादा असर है नहीं, क्योंकि क्लियर कट मेजोरिटी है रूलिंग पार्टी के पास में। जबकि 2012-13 के टाइम पे क्या था, यूपीए गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे डीएमके का सपोर्ट दिया हुआ था यूपीए गवर्नमेंट को, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। ठीक है, तो उन पर कहीं ना कहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का दबाव था। ओके, तो ये हमने देखे, और आप ये ध्यान रखना ये रेजोल्यूशंस के नाम इनको एक साथ लिख करके पूछा जा सकता है। रिसेंटली ये न्यूज़ में थे, 4-5 एक साथ कॉमा लगा करके पूछ ले ये कौन से कंट्री से एसोसिएटेड है, तो आप सीधा सीधा बता दोगे श्रीलंका के लिए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि स्टार्टअप की लिस्टिंग, मतलब जो शेयर मार्केट में लिस्टिंग है वो, और साथ में स्टार्टअप की एग्जिट, दोनों की जो नॉर्म्स हैं उनको रिलैक्स कर दिया गया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, बेसिकली इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, ये फ्रेमवर्क शुरू हो गया था 2018 में, बट अभी तक भी कोई भी स्टार्टअप इसमें एनलिस्ट नहीं हो पाया। इसके पीछे वजह क्या थी, कुछ ऐसी कंडीशंस जो कि फुलफिल नहीं कर पाए स्टार्टअप्स, या फिर उन कंडीशंस को अट्रैक्टिव नहीं फील कर पा रहे थे। जिसमें क्या था कि कोई भी स्टार्टअप जिसकी कैपिटल मार्केट में अगर पूरी वैल्यू देखी जाए तो उसके जितने भी आईपीओज, मतलब प्री इश्यूज होते हैं ना, प्री इश्यूज का मतलब क्या हो गया, जो आईपीओज लॉन्च करता है ना कोई भी कंपनी होती है नई, वो इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग देती है, आईपीओ जिनको बोलते हैं, शुरुआती शेयर्स बोल सकते हैं हम इनको। तो जो प्री ऑफरिंग होती है ना, उसमें प्री इशू में लगभग कम से कम 25% इन्वेस्टमेंट तो एक मतलब एलिजिबल इन्वेस्टर से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे कोई इन्वेस्टर हो, कोई बड़ा इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करे, और साथ में वो जो बड़ा इन्वेस्टर 25% तक इन्वेस्ट करे ना, तो उसकी होल्डिंग उस स्टार्टअप के अंदर 2 साल की होनी चाहिए। तो अभी इस नॉर्म को रिलैक्स करके क्या कर दिया कि हाँ ठीक है, 25% तक की जो शेयर्स हैं वो एक एलिजिबल इन्वेस्टर जो है वो उसमें होल्डिंग रखे, तो उसको अब 2 साल नहीं सिर्फ 1 साल तक ही अगर वो रख लेगा तो भी वो स्टार्टअप एलिजिबल हो जाएगा एनलिस्ट होने के लिए स्टॉक मार्केट में। ओके, इसके अलावा दूसरा कि केवल 10% प्री इशू शेयर होल्डिंग है ना, मान लो कि कोई भी इन्वेस्टर है जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उसमें अब उसको 10% तक ही अपनी होल्डिंग रखनी पड़ेगी, जो कि पहले कितनी थी, यहाँ पे हमने देखा 25%। तो कहने का मतलब टाइम भी रिड्यूस कर दिया, 2 साल से घटा करके कितना कर दिया, 1 साल। और दूसरा 25% पहले इन्वेस्ट करना पड़ता था तो उसको रिड्यूस करके अब कितना कर दिया, 10%। तो ये कंडीशंस ईजी हो गई, तो अब स्टार्टअप्स के लिए क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा, और वो अपने आप को एनलिस्ट कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी तरफ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब बात हो जाती है मतलब एग्जिट की बात करें, अगर आईजीपी फ्रेमवर्क में कोई भी एनलिस्टेड है ना, आईजीपी फ्रेमवर्क का मतलब आप जान ही गए, जो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है उसमें जो भी स्टार्टअप एनलिस्टेड है, अगर उसको विड्रॉ करना है
तो विड्रॉ करने से पहले 75% अपने शेयर्स की टेंडरिंग करनी पड़ेगी। मतलब एक तरीके से टेंडर डिक्लेयर हो, ठेके पे दे दिया जाए कि हाँ बस ठीक है, 50% तक तो उन्होंने छोड़ दिया, और साथ में 75% और 50% शेयर्स जो हैं वो अपने पब्लिक शेयर होल्डर्स के साथ लिए एक्सेप्टेबल हो। तो ओवरऑल क्या हो गया कि पहले अपनी खुद की जो कैपिटल है उसको एक बार यूं कॉन्फिडेंस में ले ले कि हाँ वाकई में ये मतलब एक तरीके से दूसरे इन्वेस्टर्स हैं उनके हाथ में चली गई है कंपनी, तो वो आराम से विड्रॉ कर पाएंगे। इसके अलावा जो लिस्टेड कंपनीज है ना, बड़ी कंपनीज, उनके लिए भी देखो बर्डन कंप्लायंसेस तो रिड्यूस कर दिए हैं, मतलब जो कंप्लायंस का बर्डन है वो तो रिड्यूस कर दिया है, बट डिस्क्लोजर को थोड़ा सा और बढ़ा दिया है कि और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से ये कहा है कि जो एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, आजकल देखो इन्वेस्टर्स है ना, ये देखते हैं कि कोई भी कंपनी एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना काम कर रही है, जो इन्वेस्टमेंट है वो ये सोच के देते हैं कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कंपनी कितना सस्टेनेबल है, साथ में सोशल इश्यूज पर कितना अच्छे से काम कर रही है कंपनी, और गवर्नेंस कैसी है कंपनी की, तो इसको बोला जाएगा ESG। तो ESG डिस्क्लोजर टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। दूसरा BRSR जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट है, ये भी टाइम टू टाइम डिस्क्लोज करनी पड़ेगी बड़ी कंपनियों को अगर वो इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो। और ये अप्लाई किसके लिए होगा BRSR? ये अप्लाई होगा जो 1000 टॉप लिस्टेड एंटिटीज है ना इंडिया के अंदर, उनके लिए एप्लीकेबल होगा। तो पहले तो देखो वॉलंटरी बेसिस पे होगा 2021-22 में, तो फिर उसके बाद में 2022-23 से इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि जो भी 1000 टॉप लिस्टेड कंपनीज है ना इंडिया में, उनको अपनी BRSR रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, बाकी और डिटेल एक बार और रीडिंग आप मार सकते हो। आगे चलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपनी तरफ से डिस्क्लोजर नॉर्म्स को और ज़्यादा ब्रॉडन कर दिया है कि भाई कोई अगर क्रिप्टो करेंसीज में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन भी कर रहा है तो वो भी अब ओपन करे। पर इसका मतलब ये नहीं कि क्रिप्टो करेंसीज जो भी हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। देखो क्रिप्टो करेंसी वही एक्सेप्टेबल होगी जो कि ऑफिशियल डिजिटल करेंसी हो, कहने का मतलब जिसके पीछे बैकिंग जो हो वो किसी सेंट्रल बैंक की हो। अभी क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 ये ऑलरेडी मतलब एक तरीके से अंडर कंसिडरेशन है, जिसमें ये पॉइंट रखा जाएगा कि कोई भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है तो उसको तो बंद करना, कि किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनी की खुद की बनाई हुई क्रिप्टो करेंसी है वो तो एक्सेप्टेबल होगी नहीं, पर हाँ कोई भी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी होगी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा कि और ब्रॉडर वे में ट्रांजैक्शंस इजीली हो पाएंगे और इसका फ़ायदा MSMEs को भी कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। तो ये चीज़ इस न्यूज़ में बताई जा रही है। और आज की लास्ट न्यूज़ है कि गवर्नमेंट टैक्स रिफॉर्म के ऊपर काम कर रही है कि अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज जो हैं, अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज का मैंने आपको बताया, वो कंपनियां जो रिसर्च करती है, एक्सप्लोर करती है ऑयल और नेचुरल गैसेस को, तो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग टैक्स कंप्लायंस सिस्टम है उसको ईजी किया जाएगा। वजह क्या है कि हम 85% हमारी क्रूड ऑयल डिमांड को हम इंपोर्ट से फुलफ़िल करते हैं, तो 55 हमारी जो डिमांड है नेचुरल गैस की उसको हम इंपोर्ट से फुलफ़िल करते हैं। तो क्यों ना हमारी लगभग 7,500 से भी ज़्यादा लंबी कोस्टल लाइन है, उस कोस्टल लाइन के ऊपर ढंग से रिसर्च हो, उस डेटा को डिटेल से रिसर्च की जाए, और जो भी ब्लॉक्स है जहाँ पर भी फॉसिल फ्यूल अवेलेबल है उसकी ऑक्शनिंग टाइम टू टाइम करवा करके, और फिर हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। और उसी चीज़ को ध्यान में रख करके ये टैक्स कंप्लायंस को या टैक्स बर्डन को कम करने की रिफॉर्म की बात की जा रही है। ठीक है, तो डिस्कशन इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। न्यूज़पेपर आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।